ब्रिटिश काल में समाचार पत्रों का विकास। पहले अपन ने एक क्लास की थी, छोटी सी क्लास थी वो, तो ये थोड़ी बड़ी क्लास है, इसमें ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने बताया था पहले भी, जो कुछ अखबार बताए थे ना पहले वाली क्लास में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश एक अखबार था, केशव चंद्र सेन, उनका विशेष ध्यान रखना है। प्री से लेकर मेंस तक प्रश्न आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था, निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन 23 से 26 के बीच में। उस समय भी इस अखबार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन से? इस अमृत बाजार पत्रिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उस आंदोलन के समर्थन में। अमृत बाजार पत्रिका 1868 का अखबार है ये। कब का है? 1868 का अखबार है ये। कौन थे इसके संपादक वगैरह? प्रकाशित मोतीलाल घोष थे, मोतीलाल घोष। जब भी कोई अखबार आए और अखबार के साथ एक से अधिक व्यक्ति आए तो सारे व्यक्तियों का ध्यान रखना, प्री के लिए काम का है, सारे व्यक्तियों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न मुख्य संपादक का न पूछ करके उनके सहयोगी पूछ लेते हैं कि कौन अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित पत्रकार नहीं था या व्यक्ति नहीं था या था। यह अंग्रेजी में बंगाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी और बंगाली में। पहले ये देसी भाषा में छपता था। जैसे देखो ये कब किस में छप रहा है? 68 की बात है, बंगाली में छप रहा है। लेकिन जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, तो ये पहले वर्नाक्युलर लैंग्वेज में छपता था, यानी देसी भाषा में छपता था, और रातों रात किस में बदल गया? अंग्रेजी में बदल गया। 1892 में क्या हो गया? दैनिक बन गया। 1892 में ये दैनिक समाचार पत्र बन गया। कौन सा अखबार? अमृत बाजार पत्रिका। संपादक या प्रकाशक कौन? मोतीलाल घोष। 1880 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। कब? 1880 में। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि कौन सा अखबार जो रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नियमों से बचने के लिए रातों रात उसने अपनी भाषा को बदल दिया। तो पहले देसी भाषा में, अब किस में? अंग्रेजी में। कौन सा अखबार? अमृत बाजार पत्रिका। कलकत्ता से छपता था ये। कहाँ छपता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, बंगाली और अंग्रेजी में। एनी बेसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी बेसेंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अखबार इंपॉर्टेंट नहीं है। अखबार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका जो इंपॉर्टेंट है वो है होम रूल आंदोलन। इंपॉर्टेंट है 1916 का होम रूल लीग आंदोलन है, और होम रूल लीग में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए दो अखबार, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ चलाए। कौन सा अखबार? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नहीं, कहीं कॉमनवेल्थ लिखा हुआ है, ये कॉमनवेल्थ है, सामान्य इच्छा। कॉमनवेल्थ मतलब सामान्य इच्छा। और अखबार कौन सा? एक न्यू इंडिया। और कहां से छपा? मद्रास से, क्योंकि एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो मद्रास के पास अडियार में था, तो ज़्यादातर अपना समय वहीं बिताती थी। लेकिन जब उसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की तो भी उसका कार्यक्षेत्र वही रहा, मुंबई का बाहर का हिस्सा, मद्रास, कर्नाटक वाला हिस्सा ही रहा था। भारत में होम रूल का जनक एनी बेसेंट है। बाद में करेंगे अपन, होम रूल आंदोलन करेंगे। एनी बेसेंट है भारत में होम रूल का जनक। कौन है? एनी बेसेंट। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना पहले तिलक ने की थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, और सितंबर 1916 में
एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो ये दो प्रकार के प्रश्न। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तिलक ने की। तो विचारधारा किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। न्यू इंडिया पहले मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता था। न्यू इंडिया पहले तो इस अखबार का नाम मद्रास स्टैंडर्ड था। क्या नाम था? मद्रास स्टैंडर्ड। और एक किताब है लूसीफायर, इसका भी संपादन किया था एनी बेसेंट ने। तो अखबारों के क्षेत्र में एनी बेसेंट का ज्यादा योगदान नहीं है। अखबार के क्षेत्र में होम रूल में बड़ा योगदान है उसका। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक करने में बड़ी भूमिका है इसकी। ठीक है, ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये प्रश्न पिछली बार 2018 के प्री में आया, मेंस में आया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका प्रश्न क्या आया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का नाम लिखो। क्या नाटक का नाम? भारत दुर्दशा, ये नाटक का नाम है, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा के कवि थे। ये किस भाषा के कवि थे? हिंदी पत्रकारिता के अग्रणीय भी थे ये। हिंदी भाषा के कवि, हिंदी पत्रकारिता के अग्रणीय कवि और आधुनिक हिंदी भाषा के पितामह कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डेप्थ है ये। आधुनिक हिंदी भाषा के पितामह, ये इतिहास में नहीं आना चाहिए, वैसे ये हिंदी का है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये इतिहास में भी उनका योगदान है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान है, भारत को वैचारिक दृष्टि से जागरूक करने के लिए इनका बड़ा योगदान है। 1872 में प्रश्न आए ना कि पत्रकारिता का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जरूर आना चाहिए। चैत्य लिखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक के माध्यम से ब्रिटिश काल में भारत के हुए शोषण को जनता तक पहुंचाया, दुर्दशा का वर्णन किया, ये होना चाहिए उसमें। हरिश्चंद्र मैगजीन छोड़ सकते हो। बनारस से कवि वचन सुधा, ये कवि वचन सुधा नहीं है, कवि वचन सुधा है। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है कवि वचन। 1867 में एक उदयपुर में एक अखबार था, सज्जन कीर्ति सुधाकर था ना, जो सज्जन सिंह के काल में प्रकाशित हुआ था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। वो भी पूछा वो प्रश्न, हिंदी का था, हिंदी का एक किताब है, अखबार है, वो बाद में किताब बना। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के कवि, हिंदी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, आधुनिक हिंदी के पितामह कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और किताबें कौन कौन सी? एक कवि वचन सुधा और दूसरी कौन सा नाटक है 1876 में प्रकाशित हुआ था, इंपॉर्टेंट है, वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आया हुआ प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न आया था आरएस मेंस में। अब्दुल कलाम ज्यादा काम का नहीं है, ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री रहे हैं, भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल, अल बिलाल छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। श्रीनिवास शास्त्री 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक एक अखबार चलाया, और एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले की थी। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया क्या है? अखबार है। प्रकाशक कौन है इसके? श्रीनिवास शास्त्री, ध्यान रखना। 1918, जबकि गोखले का ये जो था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी,
ये बहुत पहले का है, 1904-5 के आसपास का है। इस समय भी था ये काफी फेमस। उन्होंने फिर ये जो होम रूल लीग का कर्तव्य थे ना, जो मेंबर, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल में जाने के लिए रोका भी था। बाद में करेंगे इनको जब गोखले करेंगे। तो श्रीनिवास शास्त्री, अखबार का नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में छपे उसके कोई मतलब नहीं, अपना नाम ध्यान रखना, ये पत्रकारिता के विकास में काम आ सकता है। मोतीलाल नेहरू, ये एक अखबार है, दैनिक अखबार है, इंडिपेंडेंस। मोतीलाल नेहरू 1919 में प्रकाशित। अखबार का ध्यान रखना। कुछ फेमस अखबार, सोम प्रकाश एक था ना, हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, सोम प्रकाश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, इनका ध्यान रखना। पूछ लेते हैं प्रकाश संपादक और अखबार का नाम। मोतीलाल, अखबार का नाम क्या है? इंडिपेंडेंस। किस भाषा में? अंग्रेजी में छपता था। जितने भी जो कांग्रेसी माइंड के लोग थे उन्होंने सबने अंग्रेजी में छापा है अखबार, सबने। ये कांग्रेसी है, देखो किस में है? अंग्रेजी में है। ये कांग्रेसी है, ये भी अंग्रेजी में है। लेकिन इधर देखो, ये राष्ट्रवादी कवि हैं, किस में छाप रहे हैं? हिंदी में है सारे। हाँ, मिलती, लेकिन लोगों को पता चला ना कि अंग्रेज हमारा किस प्रकार शोषण कर रहे हैं, तो कोई किसी के ना होने से कोई काम नहीं हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होते। महात्मा गांधी नहीं होते तो आजादी नहीं मिलती क्या? बिल्कुल 100% मिलती, 100% मिलती, और शायद कुछ पहले मिल जाती, कुछ पहले मिल जाती। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो क्या जापान भारत पर आक्रमण नहीं करता, या वहाँ जो अंडमान निकोबार है जीत कर भारत को नहीं देता? वो एक अलग बात है। इतिहास में अपन होता नहीं होता, क्या संभावना? संभावना है केवल। किसी के होने से कोई काम हो रहा है, किसी के नहीं होने से वो काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये 1895 से कांग्रेस से जुड़े हुए गरम दल के थे, ये गरम दल के थे, उग्र राष्ट्रवादी थे ये। महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवाद की जो भावना के जनक थे वो तिलक ही थे। चाहे वो रैंड की हत्या है, चाहे अरेस्ट की हत्या है, करेंगे बाद में क्रांतिकारी आंदोलन। गणपति विसर्जन, शिवाजी उत्सव, इन्हीं की देन है। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इन्हीं की देन है। उग्र राष्ट्रवाद के जनक यही माने जाते हैं, एक्शन के द्वारा, बातों के द्वारा नहीं, एक्शन के द्वारा। और इसी वजह से उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा, और फिर 1908 से लेकर 1914 तक उनको जेल हुई, मांडले जेल में रखा गया। और उसी जेल में इन्होंने एक किताब लिखी, गीता रहस्य। किसने? तिलक ने लिखी थी। कौन से जेल में? मांडले जेल में। मांडले जेल में किताब लिखी, गीता रहस्य। और एक और किताब लिखी, आर्कटिक होम्स ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और इसके अलावा उन्होंने केसरी अखबार का प्रकाशन किया और मराठा अखबार का प्रकाशन किया। अंग्रेजी भाषा में मराठी और मराठी भाषा में केसरी। अंग्रेजी में क्या छपाया? मराठी। और मराठी में क्या छपा? केसरी। दोनों अखबार, राष्ट्रवादी स्थानीय भाषा में और राष्ट्र इंग्लिश भाषा में, दोनों में। केसरी का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आ गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न
बहुत कम लोग करेंगे। इसकी डेप्थ देखो, क्या कह रहा है ये, केसरी का संपादक कौन थे। तो अगर ये प्रश्न आता है तो ज्यादातर क्या करेंगे, तिलक करेंगे, जबकि है कौन, आगरकर। और मराठा का संपादक कौन थे, केलकर थे। आगरकर और केलकर, ये इसके क्या है, संपादक है। होम रूल लीग आंदोलन करेंगे उस समय करेंगे इनको तिलक के बारे में डिटेल। इनको बेताज बादशाह भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले इनकी मृत्यु हुई। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो ही गया था लगभग, अधिकृत घोषणा नहीं हुई थी लेकिन स्टार्ट हो गया था, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु पर कांग्रेस ने एक तिलक फंड की स्थापना की थी, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी, और कहते हैं कि रातों रात करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे हो गए थे उस समय। आज से 100 यानी 1920 की बात है ये, 100 साल पहले। कितने साल पहले, 100 साल पहले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दादाभाई नौरोजी, इनके कुछ अखबार हैं, जैसे ये रफ्त गोफ्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या, हिंदुस्तानी अखबार का नाम है, वॉइस ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया, किसके अखबार, दादाभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन। और क्या कहते हैं इनको, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं, भारत में अर्थशास्त्र के जनक। और क्या कहते हैं इनको, इनको धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रतिपादन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादक भी कहते हैं इनको, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, समर्थक, सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये, 1906 तक। प्रश्न पूछा हुआ फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, सर्वाधिक बार, एक वर्ष दे दिया और कह दिया यहां तक सबसे ज्यादा अध्यक्ष कौन रहे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जो अधिक अध्यक्षों में शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार नाम सुना है, आता है या बंद हो गया, मतलब लगभग समाप्ति की ओर है ये, खत्म होने वालों। टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वो ठीक ठाक स्थिति में है, ये लगभग समापन है। कब से हैं, 1922, दिल्ली में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक कौन थे, के.एम. पणिकर, ध्यान रखना है इसका, के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, दिल्ली 1922, हिंदुस्तान टाइम्स। दादाभाई नौरोजी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दादाभाई नौरोजी। 20 वर्ड्स में 50 वर्ड्स में प्रश्न भी आ सकता है कि इतना सरल, लिखोगे तो पता चलेगा कितना सरल है। नंबर लिख दिया, बहुत कुछ लिखा, नंबर मिला आधा, कि हमने तो सब कुछ लिखा, सब कुछ नहीं लिखा। क्या लिखोगे, ये तो मैंने बताया है, वरना क्या लिखते हैं आप दादाभाई नौरोजी के बारे में। इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ड्रेन ऑफ वेल्थ को छोड़ दो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को छोड़ दो। अब बताओ इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है, है? ना, किसमें, किसमें, हाँ वो मनोनीत में, हाँ मैं सोचा भारत में, हाँ हाँ हाँ। और
एक ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आय की गणना की थी ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में कि भारत की कितनी आय होती है, वार्षिक आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो उसकी गणना की थी। और भारत से कितना धन बाहर जा रहा है, ब्रिटेन लूट के ले जा रहा है, उसकी भी गणना की थी। वैज्ञानिक गणना नहीं की। वैज्ञानिक गणना तो जी के राव ने की थी। वैज्ञानिक गणना, पहली वैज्ञानिक, भारत की राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना। तो ये ध्यान रखना दोनों का। मार्समैन कोई काम का नहीं है ये। दिग्दर्शन अखबार चलाया और श्रीरामपुर में समाचार दर्पण नामक अखबार चलाया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ये थोड़ा ध्यान रख लेना। दिग्दर्शन, समाचार दर्शन, मार्समैन, मार्समैन, दिग्दर्शन और समाचार दर्शन, दिग्दर्शन और समाचार दर्शन अखबार चलाया। किसने? श्रीरामपुर से समाचार पत्र चलाया। श्रीरामपुर बंगाल में, जिसको श्रीरामपुर कहते हैं, जहां कौन सी त्रयी थी? 3 लोग थे ना, श्रीरामपुर त्रयी कहते हैं। कौन कौन थे? वार्ड और कैन, वार्ड और मार्समैन, 3 जने थे ना। ध्यान रखना, याद नहीं है अभी भी। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्र 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया चल रहा है। पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्वालिटी है इसमें। पहले पढ़ते थे, अब थोड़ा चेंज हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फिर हिंदू, अब हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। कौन? ये तो कह रहा हूं, तो खत्म ही हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स खत्म होने वाले हैं। वो शायद कहीं विलय भी नहीं कर लिया गया, किसी ने उसको खरीद नहीं लिया हो। वो पहले चलता था। मोदी जी के आने के बाद इनका सफाया हो गया है, दोनों का। बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टाइम्स को मिलाकर प्रकाशित किया। ये दो अखबार थे, बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टाइम्स, इन दोनों को मिलाकर के इसको प्रकाशित किया। स्टेटमेंट्स, इलाहाबाद से पायनियर, मद्रास मेल, 1876 में सिविल एंड मिलिट्री गजट। ये इतना जरूरी नहीं है, छोड़ दो। स्टेटमेंट्स, इलाहाबाद से पायनियर, मद्रास मेल, 1876 में सिविल एंड मिलिट्री गजट। बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टाइम्स को मिलाकर क्या किया? टाइम्स ऑफ इंडिया बना दिया 1861 में, जब कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग भारत का वायसराय था। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। मेंस में 2 नंबर का प्रश्न, ब्रिटिश काल में प्रकाशित, ब्रिटिश काल में समाचार पत्र की मतलब समाचार एजेंसियां कौन सी थी? कभी ध्यान दिया होगा, अखबार पढ़ते हो, न्यूज के पहले लिखा हुआ होता है वार्ता, नहीं पढ़ा कभी? संवाददाता, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अखबार ढंग से, राष्ट्रीय अखबार पढ़ोगे ना, तो उसमें जैसे ये हेडिंग दे रखी है, हेडिंग के बाद क्या करते हैं, उसकी जो पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ लिखा होता है वार्ता, फिर आगे कोई स्थान लिखा होगा और अब न्यूज लिखी होगी, देखना मिल ही जाएगा। वार्ता लिखा होगा, संवाददाता लिखा होगा, पीटीआई लिखा होगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो राइटर उस समय के हैं, ये राइटर समाचार पत्र एजेंसी, समाचार एजेंसी है, यानी समाचार इकट्ठा करने वाली एजेंसी। संवाददाता क्या होता है? इकट्ठा करने। वार्ता क्या है? वार्ता एक कोई आदमी थोड़ी है, एक एजेंसी है जो न्यूज इकट्ठी करता है, किसी अखबार को देता है। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया,
एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड प्रेस ऑफ, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। पहला कौन सा है? राइटर, दूसरा एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, एपीआई, एपीआई, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, देखो, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। यहाँ यूनाइटेड, ये एसोसिएट, प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड और एसोसिएट, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1905। ध्यान रखना है, याद कर लेना है। अब ब्रिटिश काल में समाचार जो अधिनियम बने, समाचार पत्र अधिनियम, पहला समाचार पत्र पत्रेषण अधिनियम, समाचार पत्र के प्रकाशन का अधिनियम, पत्रेषण का मतलब प्रकाशन का अधिनियम से संबंधित, लेकिन वर्ड यही यूज करना है, पत्रेषण अधिनियम। सरल है ये अधिनियम, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज भी ये अधिनियम लागू हुए हैं, थोड़े अलग टाइप से, थोड़े सरल हो गए। समाचार पत्र पत्रेषण अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया। अब भी है, अखबार में संपादक का नाम आता है, संपादक का स्थान आता है, अखबार कहाँ छपता है वह उसका आता है, एड्रेस का आता है। देखा है कहाँ होता है? लास्ट पेज के से एकदम नीचे बॉटम में, फुट नोट के रूप में है? नहीं, नीचे लास्ट में होता है, एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल दे रखी होती है। दूसरा द लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट, यानी अखबार छपाने के लिए आपको छापाखाना स्थापित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कानून के अनुसार मुद्रक, यानी जो प्रकाशक है, छापने वाला, छापाखाना चलाने वाला, मुद्रक, प्रकाशक जो उसको प्रकाशित कर रहा है, जैसे मैं प्रकाशक हूं और छापाखाना किसी और का है, तो दो चीजें हो गई, को अपना छापाखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस देना अनिवार्य था। छापाखाने का लाइसेंस देना, जैसे मैं ही प्रकाशक हूं, मैं ही मुद्रक हूं, छापने वाला मशीन मेरी है, या कुछ कहीं से भी छपाता हूं, तो उसको लाइसेंस लेना जरूरी होता था। राजा राम मोहन राय का मीरातुल अखबार इस अधिनियम के बाद बंद हो गया। ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि द लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1923 के द्वारा कौन सा अखबार बंद हो गया? मीरातुल अखबार बंद हो गया था, जो अखबार राजा राम मोहन राय का था। मीरातुल अखबार बंद हो गया था। बुद्धि पर, हाँ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये इंपॉर्टेंट है। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर जितने भी प्रतिबंध थे इससे पहले के जो लगे हुए थे, 1835 से पहले जितने भी प्रतिबंध लगे थे सारे हटा दिए। इसीलिए मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। मेटकॉफ का नाम सुना है? ये वही है जो 1818 में देशी रियासतों के साथ संधियां कर रहा है, राजस्थान की देशी रियासतों के साथ। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का क्या कहते हैं? मुक्तिदाता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1857 का लाइसेंस एक्ट। अब 1857 का लाइसेंस एक्ट, 1857 क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, इसके बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। 1805-6 से लेकर काफी विद्रोह हुए। तो उससे उस दौरान जितने भी कानून बने थे समाचार पत्रों के विरोध में,
उन सभी कानूनों को मेटकॉप ने समाप्त कर दिया कि नहीं, समाचार पत्र स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर जो कठोर शर्तें लगी हुई थी, नियम लगे हुए थे, उनसे उनको मुक्त कर दिया। फिर क्रांति हुई, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने फिर सख्त रवैया अपनाया और क्रांति से पहले जितने भी अधिनियम थे, कानून थे समाचार पत्रों के नियमन के लिए जो समाप्त कर दिए गए थे, उन सबको लागू कर दिया वापस। किसने? इस अधिनियम ने। इस अधिनियम के द्वारा पूर्व के सभी अधिनियमों को प्रभावी कर दिया, सभी अधिनियमों को प्रभावी कर दिया। सभी अधिनियमों को क्या किया? प्रभावी कर दिया। ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, बातें सारी एक ही हैं। क्या है? प्रत्येक प्रकाशक को, मुद्रक को प्रकाशक और प्रकाशक का स्थान लिखना आवश्यक था। सिंपल सी बात है, सब में एक ही चीज होगी, किसी में कोई अलग नहीं है, एक ही है। क्या कह रहा है? प्रकाशक को, मुद्रक को प्रकाशक और प्रकाशक का स्थान, उसका नाम, उसका स्थान, पूरा डिटेल लिखनी पड़ेगी, ताकि आप कोई गलत ब्रिटिश सरकार विरोधी कोई कानून बनाते हो, यानी कानून बनाने के समाचार, ताकि आपके ऊपर रोक लगाई जा सके। हाँ, प्रकाशक का मतलब उसको छापने वाला नहीं, छपाने वाला। संपादक का मतलब जो कुछ लिख करके आया उसके पास, उसको देख रहा है, एडिट कर रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहा है, भाषा चेंज कर रहा है, और कुछ अनावश्यक चीजें हैं तो उनको हटा रहा है, कोई विवादास्पद कोई न्यूज है तो उसको हटा रहा है। फाइनल करने वाला एडिटर होता है। एडिट होता है ना, एडिट यानी क्या होता है? काट छांट करना, तो संपादक काट छांट करता है। और प्रकाशक कौन होगा? प्रकाशक कोई भी हो सकता है। और मुद्रक कौन होगा? जिसका छापा खाना है, जिसका छापा खा। हाँ, आगरकर और केलकर, वो तो संपादक नौकरी होता है, खुद भी हो सकता है। मेरा अखबार है और मैं संपादक बन गया, कर हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर उनको रखा जाता है वहां पर, वो एडिटर है। हा? ना, एडिटर अगर किसी अखबार का एडिटर है ना, तो वो बहुत, जैसे बीकानेर में किसी अखबार का कोई एडिटर है, तो इसका मतलब वो बीकानेर में सिंगल आदमी है वो। हाँ, मधु हर्ष नहीं, अनुराग हर्ष, हाँ हर्ष है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ज्यादा इतना ध्यान नहीं रखना है। हाँ, ये इसका ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अब आ रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को नियंत्रित कर दिया। यानी क्या किया? इस अधिनियम से भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि 1857 क्रांति, तो वो नहीं चाहते थे कि इसका, और इसका जनक कौन है? रिपन है, और रिपन तो नालायक आदमी था, वो तो लिटन था। जिला दंडनायकों को भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को आज्ञा देने का अधिकार दिया। किसको दिया? जिला दंडनायक, यानी जिले के जो न्यायाधीश जो दंड देने की शक्ति रखते हैं उनको कहते हैं जिला न्यायाधीश। तो दीवानी न्यायाधीश भी होते हैं जो दंड नहीं दे सकते, लेकिन ये दंड नायक हैं जो भारतीय समाचार पत्रों को आज्ञा देने का अधिकार रखते थे। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला ये गोगिंग एक्ट भी कहते हैं। मुंह बंद करने वाली, ये मैंने बताया था, हिस्ट्री के पेपर में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। अब किन किन पे मुकदमा चलाया इस अखबार के, इस अधिनियम के द्वारा? सोम प्रकाश पर मुकदमा चला, क्योंकि हिंदी में छपता, देसी भाषा में। सहचर पर चला, ढाका प्रकाश पर चला,
भारत में ही पर इस अधिनियम के द्वारा मुकदमा चला। चल तो जाता अमृत बाजार पत्रिका पर भी, लेकिन वो हाँ अंग्रेजी में छपना शुरू कर दिया कि भाई हिंदी में मत छापो, बंद हो जाएगा, अंग्रेजी में छापना शुरू कर दो। तो कि अंग्रेजी में छपता था वो बंद क्यों होता था, बंद क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अंग्रेजी में छप रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, अंग्रेजी में जो भी न्यूज आती थी वो भारतीय न्यूज नहीं होती थी, उसका स्रोत है वो भारत नहीं होता था, वो स्रोत उसका कोई न कोई अंग्रेजी अखबार होता था, वहां से वो पूरा का पूरा उठाते और वहां पर छाप देते। तो विवाद होता था, कहते थे हमने तो आपका ही न्यूज़पेपर का न्यूज छापी, हमने अपनी तरफ से कोई नहीं छापी, और उस पर एक्शन भी नहीं लिया जाता था। ये दो समाचार पत्र अधिनियम है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 18 और समाचार पत्र 1898 और समाचार पत्र अधिनियम 1908 के, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 100 वर्ड्स का आ सकता है समाचार पत्र अधिनियम, ये कहाँ से कैसे कैसे इनका, उसमें ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बड़ी भूमिका होगी। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय दंडनायकों, जिला दंडनायकों को भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र हैं उनको अनुमति देना यानी लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 1908-1910 के अधिनियमों को रद्द कर दिया। ठीक है, मतलब इसको वो जो पीछे बने हैं ना उनको रद्द करवा दिया। और इसमें अब ये इसकी बात कर रहा है द इंडियन प्रेस एक्ट की, उसमें कह रहा है कि इसमें जमानत राशि 500 रुपये कम से कम और अधिकतम 2000 रुपये थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जमानत राशि का मतलब मैं छापाखाना स्थापित कर रहा हूँ तो मुझे अधिकतम 2000 रुपये और कम से कम 5000 रुपये 500 रुपये जमानत राशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा लैंडमार्क है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 1910 में ऐसा कोई अधिनियम बना था जिसमें जमानत राशि का प्रावधान था 500 रुपये 2000 रुपये। इंडियन प्रेस एक्ट, द इंडियन प्रेस एक्ट का ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ड्स का आ जाए 50 वर्ड्स का आ जाए तो इसकी बड़ी भूमिका होगी। कौन सा? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931, संकटकालीन शक्ति अधिनियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संकटकालीन शक्ति अधिनियम कहते हैं इसको। इस अधिनियम से प्रांतीय सरकारों को ऐसी शक्ति दी गई जिसमें सरकार को शब्द संकेत के माध्यम से भी किसी की हत्या या अपराध करने के लिए प्रेरणा देने पर दंड देने का प्रावधान किया गया। अगर कोई आदमी इशारे में ही किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित करे, अपराध करने के लिए प्रेरित करे, तो उसे दंड देने का प्रावधान किया गया। किसको दिया? प्रांतीय सरकारों को दिया गया। ये प्रांतीय सरकारों को कहा कि आप अगर कोई अपराध के लिए संकेत ही करें, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी भड़काए, संकेत के द्वारा भी भड़काए किसी व्यक्ति को और वो अपराध कर ले, किसी की हत्या कर ले, तो भी आप उसको दंड दे सकते हो। यानी एक तरह से डाउट ही हुआ ना, संदेह के आधार पर। ये ध्यान रखना है इसका। 100 वर्ड्स में जब आए तो इसको 2-3 लाइनें इसके बारे में होनी चाहिए। कौन सा? भारतीय देखो, एक ये और एक वो कौन सा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और शुरुआत वाले 2-1 अधिनियम ध्यान रखने। बाकी सामान्य विशेषताएं, प्रकाशक का नाम, मुद्रक का नाम, प्रकाशक का स्थान, छापाखाना लगा कहाँ लगा है उसका स्थान, और सिक्योरिटी मनी या क्या कहते हैं उसको, जमानत राशि जमा कराना आवश्यक था। और इसमें यह भी था कि अगर उस अखबार पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती थी, कोई गलत न्यूज छापने की वजह से, तो उसकी जमानत राशि वो जब्त कर ली जाती थी, मिलती नहीं थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बाद के हैं। आपराधिक संशोधन अधिनियम, समाचार पत्र जांच समिति अधिनियम, केवल नाम लिख लो। आपराधिक संशोधन अधिनियम और समाचार पत्र जांच समिति, आपराधिक समाचार पत्र जांच समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो समिति है इसको क्या कहा गया
कि वह संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मूल अधिकारों के संबंधित कोई भी समाचार हैं तो वो उसके संबंध में उस कानून की समीक्षा करें। इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। समाचार पत्र जांच समिति, समाचार पत्रों की जांच करना। और ये अंतिम अधिनियम है आज़ादी के बाद का भारत का, उस समय का। सरकार द्वारा अनुच्छेद 19(2) में संशोधन कर समाचार पत्र को और व्यापक बनाया गया। ये थोड़ा ध्यान रखना, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना समाचार पत्र लगभग क्या कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न ध्यान रखना जो मैंने बताए हैं वो, और एक 100 वर्ड्स का एक तैयार हो जाना चाहिए, वरना 100 वर्ड नहीं तो कम से 50 वर्ड्स में तैयार हो ही जाना चाहिए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपको अलग तैयार करना है, और ये संकटकालीन जो एक्ट है ना, कौन सा वाला, हाँ ये जो नाम सबके एक जैसे ही है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वहां पर नाम थोड़े से भी चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये अपने लगभग, अब थोड़े से अपन पीछे आगे, अब 1857 क्रांति है, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना है। वैसे तो और भी रहे हैं, अभी जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह करेंगे, वो अलग से करेंगे वो। पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो करवाऊंगा। हो गया, ये ले समापन और कर दे।